हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ओबीएससी परफेक्शन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे ये कंपनी आज के टाइम पे कैसी अपॉर्चुनिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले ये कंपनी आपको एक ऑटो सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, लेकिन इसका एक्सपोजर डे बाय डे डिफेंस में भी बढ़ता जा रहा है, ह्यूमनॉइड दैट इज रोबोटिक्स वगैरह में भी बढ़ता जा रहा है, एरोस्पेस वगैरह में भी बढ़ रहा है, मेरीन वगैरह में भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी आपको डाइवर्स हो रही है, वन मोड। उसके अलावा दूसरा मोड क्या है, ये कंपनी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनी है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। प्रिसीजन इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, यही एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए बहुत प्रीसाइज कंपोनेंट बनाना। कितना प्रीसाइज, माइक्रोमीटर्स में, माइक्रोन लेवल पे बनाना, और उसका हार्डनेस भी बहुत अच्छा खासा होना। ठीक है, बहुत मजबूत होना। एक और चीज समझा देता हूं, इनका मॉडल क्या है, बिल्ड टू प्रिंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनके कस्टमर्स आएंगे वो इनको बोलेंगे कि तुम मेरे लिए ये कंपोनेंट बना दो। फॉर एग्जांपल शॉक एब्जॉर्बर रॉड, ये एक कंपोनेंट है जो कि ये लोग बनाते हैं। इनका आई थिंक 9% का रेवेन्यू शॉक एब्जॉर्बर रॉड से आता है। तो वो कंपनी आएगी, इनके क्लाइंट बोलेंगे कि तुम मेरे लिए शॉक एब्जॉर्बर रॉड बना दो, और वो क्या करेंगे, उसका डायमेंशन इस कंपनी को दे देंगे। डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ हुआ, क्या ब्रेथ, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। तो ये कंपनी क्या करेगी, बना करके दे देगी। तो वहां से क्या हुआ, डिजाइन मिल गया, डिजाइन मिला, और ये कंपनी एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है, उस प्रिसीजन से बना के दे देगी अपने क्लाइंट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग की कंपनी है, फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है, वो मैं आगे बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा ये कंपनी आपको मल्टी सेक्टर प्रेजेंस रखती है, डिफेंस में, एरोस्पेस में भी है, ह्यूमनाइड में भी है। एंड इनका आज के टाइम पे जो बड़ा बिजनेस वर्टिकल है वो है ऑटोमोटिव का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बार और देख लो। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, यहाँ पे दो तरह की कंपनी आती है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी एंड ऑटो एंसिलरी कंपनी। दोनों में फर्क क्या होता है, जो आपको प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनी है वो आपको बहुत प्रिसीजन वाला कंपोनेंट बनाती है, जैसे शॉक एब्जॉर्बर रॉड वगैरह हो गया, गियर शाफ्ट वगैरह हो गया। तो बहुत ही प्रिसाइज कंपोनेंट बनाते हैं जो कि माइक्रोन लेवल पे होता है। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो कंपनी कैन बी इन ट्रबल। माइक्रोन मीटर में अगर एक दो माइक्रोन मीटर भी इधर उधर हो गया तो वो कंपोनेंट ठीक से काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल गियर शाफ्ट ही ले लो, अगर वो थोड़ा सा भी मोटा पतला हो गया तो गियर ठीक से शिफ्ट नहीं होगा, एंड इट कैन बी प्रॉब्लम, एंड बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। तो सब कुछ को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत प्रिसीजन कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है। एंड दूसरा कौन सा है, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी। ये लोग क्या करते हैं, आपको ब्रेक्स वगैरह बनाते हैं, देन आपको टायर्स वगैरह बनाते हैं, बॉडी वगैरह बनाते हैं गाड़ी वगैरह का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रिसीजन वाली कंपनी बहुत प्रिसाइज कंपोनेंट बनाती है, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी कुछ पार्ट्स बनाती है। तो ये हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप कि आपको दोबारा कंफ्यूजन ना हो इस चीज में। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ओबीएससी परफेक्शन जैसी कंपनी पूरा ऑटोमोटिव के चेन में कहां सप्लाई करती है। यहां पे मैंने बजाज का ऐसे एग्जांपल ले लिया है, टाटा भी समझ सकते हो, कोई भी कार बनाने वाली कंपनी। तो कस्टमर सबसे ऊपर आता है, सबसे नीचे आते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर वाले। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सप्लायर वाले क्या करेंगे, ओबीएससी परफेक्शन जैसी कंपनी को क्या करेंगी, दे देंगे अपना ये रॉ मटेरियल, लोहा वगैरह दे देंगे, स्टील वगैरह दे देंगे, और उसमें क्या करेंगे, ओबीएससी परफेक्शन वाली कंपनी अपना प्रिसीजन इंजीनियरिंग करके बनाएगी ये लोग प्रिसीजन कंपोनेंट्स वगैरह। जो कि हो गया आपको क्या, कौन सा कंपोनेंट, शॉक एब्जॉर्बर रॉड हो गया, फॉक रॉड हो गया, पाइवट शाफ्ट हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो कि गाड़ी को चलने में मदद करता है। तो ये बनाएंगे आपको, एंड फिर उसको लेगी टेनेको जैसी कंपनी जो कि इनके कस्टमर्स होते हैं, और इसको असेंबली करके बनाएगी शॉक एब्जॉर्बर असेंबली वगैरह, फॉर्क असेंबली। तो आप क्या समझ रहे हो, पहले रॉ मटेरियल लिया गया, उसका यूज करके ओबीएससी परफेक्शन जैसी कंपनी आपको प्रिसीजन कंपोनेंट बनाएगी, उसको टीयर वन, उसको क्या करेगी, टेनिको जैसी कंपनी देगी जो कि ओबीएससी परफेक्शन की एक कस्टमर है, वो उसको असेंबली करेगी, एंड फिर वो बजाज जो कि जैसी कंपनी को, टाटा जैसी कंपनी को जो कि एक्चुअली में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनको सेल करेगी, एंड फाइनल बाइक वगैरह बनेगा, कार वगैरह बनेगा, एंड देन हम जैसे लोग उसको खरीदेंगे। तो ओबीएससी परफेक्शन का क्या है, कस्टमर ये लोग हो गया। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि इनका प्लानिंग है फ्यूचर में, जो टेनेको करती है ना आज के टाइम पे, की असेंबली। असेंबली क्या हुआ, ये रॉड बना के दे दो, इस पे स्प्रिंग डाल देना, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट और भी कंपोनेंट होता है, वो सब डाल के असेंबली करके बेचना। ठीक है, फ्यूचर में ये यहां जाने का प्लान कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं ना,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं, ये क्या है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है एंड ओबीसी परफेक्शन का यहाँ पे क्या एडवांटेज है। देखो ये मल्टीपल आपको स्टेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये आपको प्रिसीजन इंजीनियरिंग का स्टेप्स है। तो सबसे पहले क्या होता है, कास्टिंग होता है। जो मेटल वगैरह को होगा मेल्ट किया जाएगा, उसे आपको कास्ट किया जाएगा ताकि उसको कोई पार्टिकुलर शेप दिया जा सके। देन उसको हॉट फॉर्जिंग करके क्या होगा, कास्टिंग इज हीटेड एंड फॉल अंडर हाई प्रेशर टू इंप्रूव ग्रेन फ्लो एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो सिंपल सा भाषा में समझे तो इसको स्ट्रेंथ दिया जाएगा एंड इसको थोड़ा मोड़ा क्या बोलते हैं, डायमेंशंस वगैरह दिया जाएगा। फिर कोल्ड फॉर्जिंग आता है। कोल्ड फॉर्जिंग इसको फर्दर शेपिंग करने में हेल्प करता है। एंड देखो ऐसा नहीं है कि सेम चीज का हॉट फॉर्जिंग भी होगा कोल्ड फॉर्जिंग भी होगा, कहीं कहीं हो भी सकता है, कहीं कहीं सिर्फ हॉट फॉर्जिंग होता है, कहीं कहीं सिर्फ कोल्ड फॉर्जिंग होता है। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, पहले कास्टिंग किया जाएगा, वो जो मेटल को मेल्ट किया गया उसको एक चीज में डाला जाएगा ताकि शेप आए। फिर उसको हॉट फॉर्जिंग करके थोड़ा स्ट्रेंथ दिया जाएगा और उसको मजबूत किया जाएगा सिंपल भाषा में, और उसका फिर से अगेन आपको क्या बोलते हैं, डायमेंशन वगैरह चेंज करेगा। कोल्ड फॉर्जिंग भी सेम काम करती है विदाउट हीट, इससे क्या होता है, थोड़ा और ज्यादा मजबूती मिलता है। फिर आता है मेन काम सीएनसी मशीनिंग का। सीएनसी मशीनिंग वो चीज है जिससे हाई प्रिसीजन डाला जाता है एक्चुअली में। CNC machines are used to achieve precise dimensions, tolerance, thread and surface finish। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया खुद ही। एंड ये जो ओबीएससी परफेक्शन कंपनी है, इतिहास में एक सीएनसी मशीनिंग वाली कंपनी हुआ करती थी। आज के टाइम पे ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन कंपोनेंट वाली कंपनी है। दैट इज वो ये काम खुद के पास करेंगे। आज के टाइम पे क्या कि कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, कहीं पे ये हो रहा है कहीं पे वो हो रहा है, लेकिन कंपनी कैपेक्स कर रही है, फ्यूचर में सारा काम एक जगह पे करेगी। जब मैं आगे आपको कैपेक्स प्लान दिखाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा। तो आपको क्या समझ में आया, कास्टिंग के बाद हॉट फॉर्जिंग, उसके बाद कोल्ड फॉर्जिंग, सीएनसी मशीनिंग से आपको एग्जैक्ट प्रिसीजन दिया गया। देन आपको ग्राइंडिंग वगैरह हो गया, अगेन हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग, इंस्पेक्शन, पैकेजिंग वगैरह। तो पढ़ लो इसको। जो सबसे इंपॉर्टेंट था बताना वहां पे ये है कि एक प्रिसीजन कंपोनेंट बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले कंपनी एक सीएनसी मशीनिंग वाली कंपनी थी, प्रिसीजन शेप्स वगैरह देती थी। पर किसी और को बोलना पड़ता था तुम मेरे लिए हॉट फॉर्जिंग कर दो, तुम मेरे लिए कास्टिंग कर दो, कोल्ड फॉर्जिंग कर दो, सरफेस ट्रीटमेंट कर दो। लेकिन आज के टाइम पे कंपनी इन हाउस करेगी एंड कंपनी एक प्लांट बना रही है जहां पे सब कुछ एक जगह पे करेगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट इज वाई ये जो कंपनी है आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड, आपको क्या है, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूं, एक और स्लाइड आगे जा, इसको भी पढ़ सकते हो, ये भी सेम चीज है लेकिन थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। देखो और डिटेल में जाऊंगा तो यहां पे क्या होता है, एक कंपोनेंट लेके समझो। एक कंपोनेंट है शॉक एब्जॉर्बर रेट। तो शॉक एब्जॉर्बर रॉड का ये लोग क्या करेंगे, प्रिसीजन कंपोनेंट बना के दे देंगे, रॉड बना के दे देंगे, ठीक है। और लेकिन जो कंप्लीट शॉक एब्जॉर्बर असेंबली है उसमें क्या होता है, देखो डिफरेंट डिफरेंट, ये वाला टुकड़ा लगाया गया, ये वाला टुकड़ा लगाया गया, एंड ये जो है आपको ऐसे ऐसे होगा वो लगाया गया है। तो बेसिकली असेंबली में क्या किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इसको लगाया जा रहा है शॉक एब्जॉर्बर रॉड का, ताकि उसे एज ए कंप्लीट शॉक एब्जॉर्बर रॉड यूज किया जा सके। ये सिर्फ रॉड है लेकिन ये पूरा शॉक एब्जॉर्बर है। आप समझ रहे हो ना क्या फर्क है। तो असेंबली वाली कंपनी क्या करेगी, पूरा शॉक एब्जॉर्बर बनाएगी, और ये कंपनी शॉक एब्जॉर्बर रॉड बनाएगी जो कि काफी प्रिसीजन होता है। इसको भी रीड कर लो, समझ में आएगा। जो टेनिको जैसी कंपनी है जो कि इसकी क्लाइंट है, वो ये बनाएगी एंड ओबीसी परफेक्शन आपको ये कंपोनेंट बनाएगी। फ्यूचर में कंपनी इज आई थिंक ट्राइंग टू मेक दीज थिंग्स, दैट इज असेंबल करना चाहती है, लेकिन देखो कैसे होता है। वी नीड टू ट्रैक दीज पार्ट्स। तो यहां पे रीड कर लो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल में देखते हैं कि कंपनी क्या करती बनाती है। तो ऑटोमोटिव में जैसे हो गया, ये लोग शॉक एब्जॉर्बर रॉड बनाएंगे, ड्राइव शाफ्ट वगैरह, स्टीयरिंग शाफ्ट वगैरह, सेंसर बॉक्स वगैरह, ये सब कंपोनेंट बनाते हैं। देखो हमें इस कंपोनेंट को समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि लोग बनाते क्या है। आप चाहे ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप रीड कर लो इसके बारे में, ये भी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। आप क्या कर सकते हो, एक एक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉज करो, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा ये सब कंपोनेंट का काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह का ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाते हैं। कस्टमर कौन है, जैसे आपको टेनेको हो गया, जेडएफ हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब इनके क्या है,
आपको कस्टमर्स है। और इन सब का काम क्या होता है, सस्पेंशन बनाने में, पावर ट्रांसमिशन में, स्टीयरिंग में, इंजन से। तो बेसिकली जो मेटल कंपोनेंट्स ये बना रहे हैं ना, वो इंजन में होगा यूज, पावर ट्रांसमिशन करने में, जैसे साफ्ट वगैरह होता है उसका पावर ट्रांसमिशन वगैरह में यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट यूज है। एमुनिशन केसिंग आपको डिफेंस के लिए बनाएंगे, क्या यूज होगा आपको आर्टिलरी में बनाने में। एमुनेशन केसिंग क्या हो, बेसिकली जो केस किया जा रहा है आर्टिलरी वगैरह को, इग्निशन प्राइमर्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज पार्ट्स वगैरह ये सब बनाते हैं डिफेंस के लिए, चैसिस वगैरह बना रहे हैं। देन यहाँ पे क्या सीन है कि ये लोग इजरायली डिफेंस कस्टमर, नेम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो इनके कस्टमर है। उसके अलावा इंडियन डिफेंस भी है एंड कुछ एमुनिशन मैन्युफैक्चरर भी है जिनके लिए उन्होंने प्रिसीजन कंपोनेंट वगैरह बनाएंगे। मरीन में स्टीयरिंग शाफ्ट वगैरह, केबल फिटिंग्स वगैरह, ट्यूबुलर प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं। ये रीड कर लो, समझ जाओगे मेरे हिसाब से खुद ही, काफी इंफॉर्मेटिव है। मेडिकल में भी है, रिन्यूएबल्स में भी है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये दूसरे बिजनेस में को ग्रो कर पा रहे कि नहीं, या सिर्फ नाम के लिए रिन्यूएबल है, नाम के लिए डिफेंस है, नाम के लिए एरोस्पेस है। तो देखते हैं क्या है। देखो ऑटोमोटिव से सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल है, आपको 85% का कंट्रीब्यूशन आता है। लास्ट ईयर इट वाज हायर, आई थिंक अबव 90%। तो यहाँ पे क्या है, जो इनका ऑटोमोटिव है वो ईयर ऑन ईयर 44% से ग्रो किया है। एंड ये कंपनी एक्चुअली में ईयर ऑन ईयर कितने से ग्रो की है, आई थिंक मोर देन 50% से ग्रो किया है, 142 से 220। तो ये 50% से ज्यादा का ग्रोथ है। तो आपको क्या पता चल रहा है, कंपनी का कोर बिजनेस जितना नहीं बढ़ा है, उससे ज्यादा कंपनी का आपको बाकी सारे बिजनेस बढ़े हैं। क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मरीन इनका 130% बढ़ा है, डिफेंस 123% बढ़ा है, रिन्यूएबल्स एंड अदर्स जो ऑल्दो रेवेन्यू बहुत छोटा है लेकिन 391% बढ़ा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से कंपनी डूइंग गुड, धीरे धीरे ही बढ़ेगी ना। ऑटोमोटिव इनका मेन बिजनेस है, 86% का है। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि गोइंग फॉरवर्ड FY27 में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा एंड दूसरे बिजनेस वर्टिकल का और रैंपिंग भी होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स से FY27 में करेगी रैंप, एंड एरोस्पेस को टारगेट कर रहे हैं FY27 में, एंड इसको भी टारगेट कर रहे हैं FY27 मेडिकल डिवाइसेस वगैरह का। यहाँ पे इम्प्लांट डिवाइस वगैरह बनाते हैं। इम्प्लांट डिवाइस भी जो होता है ना, वो भी बहुत प्रिसीजन होता है, कस्टमर के स्पेसिफिक बनता है। तो अगेन प्रिसीजन कंपोनेंट है, नीश है, इतना आसान नहीं है। उसमें से भी कंपनी क्या है, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन कंपोनेंट कंपनी है। अब हम लोग इनका कैपेक्स वगैरह के बारे में देखते हैं, कैपेसिटी वगैरह के बारे में देखते हैं। तो सीन यहाँ पे क्या है, देखो इनके मल्टीपल प्लांट्स है, प्लांट 1 प्लांट 2, मतलब प्लांट 6 है। उसके बाद ये लोग नए प्लांट्स वगैरह भी ला रहे हैं सानंद में। देन उसके अलावा सुपर मेगा फैसिलिटी है, यहाँ पे ये लोग सब कुछ एक साथ करेंगे। 17 से 18 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। और ये जो आपको पार्क है इनका, यहाँ से 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू का पीक पोटेंशियल है। कंपनी का रेवेन्यू आज के टाइम पे कितना है, 220 करोड़ के आसपास, एंड 700 से 800 यही आ जाएगा। तो कंपनी का रेवेन्यू 4x सिर्फ और सिर्फ इस प्लांट की वजह से ही हो सकता है। ठीक है, और ये अपग्रेडेशन वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे ऑलरेडी कर रहे हैं। प्लांट 5 है इनका, जहां पे ये लोग हॉट पॉटिंग एंड स्टैंपिंग कर रहे हैं। अगेन जाके देख लो, जब मैंने बताया था वहां से कंपनी का 24 करोड़ तक का रेवेन्यू आ सकता है। और एक मजे की बात क्या है, वहां पे डिफेंस बायर वगैरह भी है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट के कैपेसिटी है, रीड कर लो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझना कि इनका जो एक मेगा फैसिलिटी आने वाला है सुपा में, दैट विल गिव देम 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल एटलीस्ट। बाकी भी आएगा, बाकी से मैनेजमेंट ने क्लियर गाइडेंस नहीं दिया कि कितना रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा, लेकिन जस्ट एज्यूम कि बाकी से ना भी आए, और ये जो करंट है कंपनी का, दैट इज करंट जो है कंपनी का, प्लस बस ये वाला फैसिलिटी से 800 करोड़ आ जाए, तो कंपनी का रेवेन्यू कैन गो 5x, एडिशन ऑफ 4x, 5 गुना कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ ये कैपेसिटी कर सकती है। मैनेजमेंट का क्या बोलना था ग्रोथ को लेके, कि हमारा तो अभी ग्रोथ का स्टार्ट हुआ है, आवर ग्रोथ विल एक्सेलरेट फ्रॉम हियर इन एब्सोल्यूट टर्म्स। पता नहीं, मैं एग्जैक्टली डिटेल में नहीं बोल सकता हूं, मेरे हिसाब से यही है कि अभी ये 50% से ग्रो कर रहे हैं। मे बी ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल एक्सेलरेट। रीजन क्या होगा, चाइना +1। अगेन मैं बोलूंगा, ये सब रीड कर लो, मैं एक एक चीज को नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि टाइम वेस्टेज होगा बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपके लिए मटेरियल लाया हूं, तो रीड करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब इसके बाद कैपेक्स तो कंपनी कर रही है, क्या कैपेक्स के लिए डिमांड है?
देखो अब डिमांड समझते हैं। तो ग्लोबल ऑटो एक्सपोर्टर जो है उनके साइड से बहुत डिमांड आ रहा है, जैसे टेनेको हो गया, जेडएफ हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आपको ग्लोबल इनके कस्टमर है, वहां से बहुत डिमांड आ रहा है। रीजन क्या है? चाइना प्लस वन। एंड कंपनी के मैनेजमेंट का ये भी बोलना है, वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ चाइना प्लस वन। अगर अगर दुनिया को चाइना से छुटकारा चाहिए तो हम एक बहुत अच्छे अल्टरनेटिव है, भारत के बारे में बोला जा रहा है, और हम लोग बहुत बेनिफिट कर सकते हैं, और जो करेंसी डेप्रिसिएशन वगैरह हो रहा है उससे भी हमें एडवांटेज मिल सकता है। एंड अगेन डोमेस्टिक ऑटोमोटिव का भी आज के टाइम पे ग्रोथ हो रहा है, तो वहां से भी डिमांड आ रहा है। द टाटा ऑटो कॉम्प वेंट फ्रॉम 10th लार्जेस्ट क्लाइंट टू 2nd लार्जेस्ट। इससे आप समझ सकते हो डिफेंस वर्टिकल में क्या है, डिफेंस रेवेन्यू डबल, डिमांड है तभी तो डबल हुआ ना। और हाँ, डिफेंस में भी अगर सामान बन रहा है तो वहां पे भी प्रिसीजन कंपोनेंट का जरूरत है, प्रिसीजन कंपोनेंट का जरूरत है। तो दिस कंपनी इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी, प्रिसीजन कंपोनेंट, छोटी कंपनी है, तो यहां से कंपनी फायदा उठा सकती है। इंटीग्रेटेड इनटू कास्टिंग, फॉर्जिंग एंड स्टैंपिंग डिवीजन। ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, अगेन यहां पे क्या है, ऑलरेडी कंपनी 4000 से ऊपर ट्रायल पार्ट्स S2FR26 में भेज चुकी है, एंड यहां से भी उम्मीद कर रही है पिकम मैनर मेजर रेवेन्यू वर्टिकल। तो ये सब भी रीड करो, समझो अच्छे से। तो मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, कंपनी हर जगह कर रही है और कंपनी सक्सेस भी हासिल कर रही है। डिफेंस में ऑलरेडी कर रही है आपको, उसके अलावा ऑटोमोटिव में तो कर ही रही है, रिन्यूएबल में भी रेवेन्यू कर रही है। तो एंड जो बचा हुआ है ह्यूमनॉइड वगैरह, एरोस्पेस वगैरह, वहां पे ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। उम्मीद है कि FY27 से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए एंड उसके बाद बड़े कंट्रीब्यूशन होने लगे। अगेन वी नीड टू ट्रैक इट, मैनेजमेंट के बोली पे बस नहीं लेना है। अब हम लोग इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर रहे थे। कॉम्पिटिटर्स कौन हुआ? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है आपको RACL, गियरटेक, क्रॉस लिमिटेड, टालब्रोस ऑटोमोटिव। लेकिन ये सब ऐसा है ना कि हर कंपोनेंट के लिए कॉम्पिटिटर नहीं। जैसे आप देखोगे RACL फोकसेस प्राइमरी ऑन ट्रांसमिशन गियर्स एंड शाफ्ट, वहीं पे OBSC परफेक्शन आपको मल्टी कंपोनेंट बनाती है, 100+ प्रिसीजन कंपोनेंट बनाती है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि OBSC परफेक्शन मल्टी सेक्टर में है, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। ये बात पे ध्यान देना। तो आप रीड कर लो इसके बारे में, डिटेल में समझ में आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो इसमें से ज्यादातर कंपनी आपको ऐसी मिलेगी, अगर फुल्ली इंटीग्रेटेड होगी तो सारे कंपोनेंट नहीं बनाती होगी, सारे कंपोनेंट बनाती होगी तो आपको मल्टी सेक्टर डाइवर्जन नहीं होगा। तो ये वन ऑफ द गिनी चुनी कंपनी है जो कि आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड भी है, उसके बाद आपको क्या फुल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टर प्रेजेंस भी है, उसके बाद एरोस्पेस में भी है। तो ग्रेट, ये अच्छा है। अगेन और भी देखेंगे, कौन कॉल एनालिसिस कर लेते हैं। देखो कौन कॉल में बहुत सारी चीजें से पूछे गए, कैश फ्लो के बारे में, रिसीवेबल्स के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में। तो कैश फ्लो वगैरह का तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, तो कैश फ्लो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एंड विच इज जस्टिफाइड। हाई ग्रोथ भी है, कैपेक्स भी चाहिए हाई ग्रोथ के लिए, तो कैश फ्लो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। रिसीवेबल्स वगैरह भी अगेन इंपैक्ट करेगा ही क्योंकि छोटी कंपनी है। उसके अलावा इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल, ये सब रीड कर लो। मेन बताता हूं, मेन है ऑर्डर बुक कन्वर्जन। देखो इस कंपनी के पास आज के टाइम पे 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और ये जो एग्जीक्यूट होना है 5 से 6 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू कितना है? कंपनी का रेवेन्यू है 220 करोड़, 6 गुना का कंपनी का आपके पास आज के टाइम पे ऑर्डर बुक है। पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, टोटली पॉजिटिव है। कंपनी ग्रोथ आउटलुक क्या दे रही है? कंपनी ने ग्रोथ आउटलुक ऐसा कोई नंबर तो नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने ये बोला कि वी कैन मेंटेन, और कभी कभी ये भी बोला है कि हमारा ग्रोथ यहां से एक्सेलरेट होगा। 50% का किया है, एक्सेलरेट होगा, मे बी हाइयर ग्रोथ रेट भी ये लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, मुझे नहीं पता। मार्जिन एक्सपेंशन पे क्या उम्मीद है? मार्जिन 1% से इनका बढ़ेगा। ओके, समझ में आया ये बात, मार्जिन 1% से बढ़ेगा। एक और चीज बता देता हूं, कैपेक्स के बारे में भूल गए, यहाँ पे देखा तो अचानक से याद आया। कैपेक्स के लिए ये लोग है ना 49.75 करोड़ आपको अंडरटेकन कर चुके हैं। FY27 में इंक्रीमेंटल 50 से 20 करोड़ का करने वाले थे, ये मैं भूल गया था तो मैं बता दिया, अभी अचानक से ध्यान आया मुझे। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, मैनेजमेंट का बोलना है कि 1% तो इंप्रूव होगा क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट एक्सपोजर बढ़ेगा। और मेरा ये लगता है कि अगले 1-2 साल में कंपनी का मार्जिन और थोड़ा बढ़ना चाहिए, 20% के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना चाइना प्लस वन की वजह से, वैसे वैसे इनका मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि देखो डॉलर भी तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही रहता है ना। एंड अगेन कैपेक्स वगैरह कंपनी कर रही है, वो सब पे ध्यान देना। न्यू बिजनेस वर्टिकल भी धीरे
धीरे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो कॉन कल में पूछा गया था, वहीं से मैंने ये डेटा डाला है। तो अब यहाँ से क्या समझ रहे हो, हाई ग्रोथ कंपनी है, कैश फ्लो का थोड़ा इशू है, लेकिन वो रहता ही है। रिसीवेबल्स एंड टर्म्स पे वही है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स वगैरह इनका हो जाता है तो मिल जाएगा पैसा वगैरह। एंड ऑर्डर बुक कन्वर्जन पे कंपनी ने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन मैं भूल गया बताना कि ये जो ऑर्डर बुक है इनका 1200 करोड़ का, ये 5 से 600 करोड़ 5 से 6 साल चलेगा, और ये हर एक साल 100 से 200 करोड़ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन डालेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगेन अब हम लोग जाते हैं फाइनल चीज पे, ऑटो वगैरह निकाल लेते हैं। देखो मैंने एज्यूम किया है सिर्फ 50% का ग्रोथ करेगी कंपनी, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ये जो इनका सुपा वाला प्लांट है, अगेन हम लोग ऐसी कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू यहीं से आ सकता है। मान लो FY29 में भी ये आ जाए तो कंपनी कैन बिकम 1000 करोड़ रेवेन्यू कंपनी बाय FY29। 3 साल में कंपनी का आपको 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू 5x हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगेन आई एम नॉट 100% श्योर। अगली कॉल में वी कैन आस्क, अभी कुछ दिन बाद हो सकता है कॉल वगैरह हो, जब रिजल्ट वगैरह दे। आई डोंट नो अगर इन्होंने रिजल्ट का डेट डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है, मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं किया है रिजल्ट का डेट डिक्लेयर। तो जब रिजल्ट देंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देती है ये कंपनी, एंड अगेन या क्वार्टरली रिजल्ट देती है, एंड अगेन हम लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट देते हैं। कॉल में वी कैन आस्क कि आपका जो ये 700-800 करोड़ का प्लांट है वो कब तक फुल्ली 80% यूटिलाइजेशन पे, 90% यूटिलाइजेशन पे काम करने लग जाएगा, क्योंकि यहां से रेवेन्यू का बूम आने वाला है अच्छा खासा। तो यही है। फिर भी मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव कैलकुलेशन किया है। ये अगेन क्या है, 50% का मैंने ग्रोथ ले लिया। डिमांड बहुत ज्यादा है, डेट आपको डिफेंस में है, डिफेंस में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, रिन्यूएबल में है, एरोस्पेस में तो है ही है, ह्यूमनाइड वाले में है, इनका कोर बिजनेस ऑटोमोटिव वाला 40% से बढ़ ही रहा है, चाइना प्लस। तो मेरे हिसाब से 50% से कंपनी को ग्रो करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है, 50% ग्रोथ एज्यूम किया है, एज्यूम किया है 20% एबिटा मार्जिन, क्योंकि कंपनी का बेस भी तो छोटा है ना, ये बात समझो। तो कंपनी का एबिटा इतना बनता है, पीबीटी आपको 83% बनता है, एंड कंपनी का आज के टाइम पर टैक्स रेट कितना है, 15% के आसपास। गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट कैसा बोला है, 15 से 20% रह सकता है। तो मैंने ये वाला कैलकुलेशन किया आपको 15% टैक्स एज्यूम करके, ये वाला किया 20% एज्यूम करके। तो कंपनी का पेग रेशियो इन शॉर्ट 1 के आसपास का बनता है। ग्रोथ रेट आपको बनता है 60% के आसपास का, एज्यूमिंग की कंपनी ओनली आपको 50% से ग्रो करे। अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। देखो कंपनी कैसी है, देखो कंपनी मल्टी सेक्टर में है, डाइवर्स है, उसके अलावा प्रिसीजन इंजीनियरिंग की कंपनी है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है, एक्सपोर्ट पे भी फोकस है, गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जो इनका नया कैपेसिटी वो 800 करोड़ का रेवेन्यू करने लायक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ग्रोथ तो है, डिमांड भी है, एक्सपोर्ट का भी डिमांड है, चाइना प्लस 1 की वजह से जो सेक्टर में कंपनी जा रही है वहां पे भी डिमांड है। तो कंपनी कैन ग्रो एट ए सीजर ऑफ 50%। मैनेजमेंट का बोले तो मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारा ग्रोथ यहाँ से एक्सेलरेट होगा। अगेन ऑर्डर बुक का सपोर्ट तो है ही है। तो मैं क्या बोलूंगा, कंपनी इज ओके डील, एज्यूमिंग कि आज के टाइम पे 1 के पिक पे है। अगर ये कंपनी 70% के सीजर से ग्रो करे एंड मेन बोर्ड पे लिस्ट हो जाए कुछ टाइम पे, तो इट कैन बिकम ए ग्रेट डील, क्योंकि मेन बोर्ड की कंपनी अगर आपको एक पिक पे मिल रही है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। और अगेन वो मल्टी सेक्टर डिफेंस में है, रिन्यूएबल में है, ह्यूमनाइड में है, ठीक है, तो वो बहुत लुक्रेटिव डील होता है। लेकिन एसएमई कंपनी अगर एक के पिक पे है तो ओके डील है मेरे हिसाब से। तो अगेन मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, मेरे हिसाब से अच्छी डील है। एक और चीज क्या बता देता हूं, अगेन बाय सेल कमेंशन की तरफ मतलब कंपनी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, आज ही कंपनी 10% ऊपर गई है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर देखो एक चीज सिखा देता हूं कि हाई जो कंपनी ऑल टाइम हाई पे ना, अगर उसको खेलना है तो कैसे खेल सकते हो। ऐसी कंपनी में पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना, ऐसा भी हो सकता है कि ऑल टाइम हाई लगाते रहे, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, लेट्स सी कि रिजल्ट में क्या होता है। तो ऐसी कंपनी में ना मैं थोड़ा बहुत एलोकेशन डाल के शुरू करूंगा, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा पैसा डाल दूंगा। अगर ऊपर जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, नीचे जाएगा तो मैं, अगर अपडेट्स अच्छे आते जाएंगे तो मैं डालता जाऊंगा। और ऊपर जाएगा और अपडेट ऐसा आया कि जैसे मुझे ये पता चला कि कंपनी 80% से ग्रो कर सकती है, देन मैं थोड़ा और डाल सकता हूं। आई खूब की आपको समझ में आया मेंटेलिटी कैसा। अगेन बाय सेल रिकमेंड से नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब कोई ऑल टाइम हाई पे कंपनी तो कैसे खेलना है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कंपनी कैन ग्रो एट ए सीजर ऑफ 60% फॉर 2 इयर्स, विच इज गुड। डिमांड है, सेक्टोरल टेलविंड है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है, मल्टीपल एडवांटेज, एक्सपोर्ट में भी जाएगा तो मार्जिन वगैरह भी बढ़ेगा। तो अगेन मैंने आपको अपना आउटलुक वगैरह दे दिया, अपना टेक वगैरह दे दिया, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कतई बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, बस इसको लर्निंग पर्पस के लिए लेना। आई होप कि आपको मैंने सेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज दिया होगा, एंड कंपनी जो करती है उसका भी काम अच्छे समझाया हूं। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।